हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक सभी लोग? बच्चों, हम लोगों ने रिवीजन सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला वीडियो या पहला लेक्चर जो कंप्लीट किया था, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, यूट्यूब पर है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट पार्ट यानी पहले वीडियो को देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के बारे में उसमें आपको बताया गया है। वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज की क्या क्या नेचर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो बेसिक थ्योरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन क्या है, चार्ज कैसे डेवलप होता है, किस प्रकार आवेश उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली हैं। और उसी का बच्चों सेकंड पार्ट हम लोग लेकर के आए हुए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको पढ़ना है कूलाम्स लॉ और चार्ज की प्रॉपर्टीज। पहले पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज, फिर हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ का टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर अच्छी तरह सभी लोग तैयार कर लें। तो पहले वाले वीडियो को देख करके उसके भी नोट्स बनाएं, उसको भी तैयार करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम्स लॉ, इसको भी सभी लोग तैयार करें, आपके एग्जाम के लिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं। आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज, आवेश के गुण जिसको बोला जाता है, और फिर कूलाम्स लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ अर्थात कूलाम का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, इसीलिए सभी लोग इसके नोट्स बनाएं। जिन बच्चों के पास इसके नोट्स नहीं हैं वो नोट्स बनाएं, और जिसके पास नोट्स बने हुए हैं वो लोग इस टॉपिक को रिवाइज कर लें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको काफी सहायता मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वैद्युत आवेश, ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और आवेश की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो क्वेश्चन तैयार कर लो, फ्रैंकलिन। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने आवेश की अवधारणा या आवेश के प्रकृति के बारे में बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, तो उसका नाम क्या है, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने ही चार्जेस के नेचर को डिसाइड किया कि एक होता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है बच्चों, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश, उसको उत्पन्न करने के अलग अलग तरीके हैं। इसमें पहला मेथड क्या था, रबिंग प्रोसेस, जिसको बोलते हो घर्षण। दूसरा तरीका क्या था, उसको हम लोगों ने बोला था कंडक्शन सॉरी बेटा, कंडक्शन अर्थात चालन। और जो तीसरा तरीका था उसको बोला था इंडक्शन अर्थात प्रेरण। ठीक है ना, जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले जाकर के पढ़ें, तो आपको ये लेक्चर और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब दो बॉडीज को आपस में रब किया गया, रगड़ा गया, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में मूव कर गए, तो एक बॉडी में हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन एक्टिव हो जाएंगे, याद आ रहा है सभी लोगों को। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, एक्सेस यानी अधिकता, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहां पर चार्ज बच्चों क्या आया था, नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो दो प्रकार के आवेश थे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बाकी इसके दोनों वेरिएंट और हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि किस प्रकार और आवेश को उत्पन्न किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसी को फोकस करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ लिया था, जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है, व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, तो आपने पढ़ा था कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे ग्लास में चार्ज आता है पॉजिटिव और सिल्क पे चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। क्लियर? अगर हम लोग बच्चों ये माने कि एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, अर्थात ए से बी में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो जो वैद्युत आवेश होता है, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग बोलते हो, वो वैद्युत आवेश कितना हो जाता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE।
ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी, और लॉजिक भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। Q बराबर प्लस माइनस एनी। यहां पर प्लस माइनस साइन क्या बताता है? प्लस माइनस साइन हमको बताता है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी। आप लोग जानते हो ये तो नेचर होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस। तो अगर किसी एग्जाम्पल में या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी, तो वहां पर आंसर किसमें आएगा? माइनस में। और अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो बच्चों वहां पर आंसर किसमें आएगा? प्लस में। लेकिन प्रत्येक बार सूत्र आप क्या अप्लाई करोगे? Q बराबर प्लस माइनस एनी। यहां पर बच्चों n को बोला जाता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऊपर भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस बार मैंने यहां पर इसको नोट कर दिया। स्थानांतरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और n एक पूर्णांक है, n की वैल्यू 1, 2, 3 डैश डैश कुछ भी हो सकती है। और E को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन का मूल सिद्धांत 1.6 इंटू मूल आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको फंडामेंटल चार्ज यानी मूल आवेश के नाम से जाना जाता है। तो पूरा फार्मूला क्या बना? पूरा फार्मूला बना Q बराबर प्लस माइनस एनी। N को बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E को बोलते हो इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर? और ये जो प्लस माइनस है ये क्या बताता है? साइन अर्थात नेचर, कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है और इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता है। इसको आप लोग कैसे पढ़ते थे? इसको हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि किसी भी आवेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा, किसी भी आवेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होती है। किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना? द इलेक्ट्रिक चार्ज इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी चार्ज बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल इंटीजर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होता है, यानी वो कभी इस प्रकार नहीं होगा कि E/2 E/4 ना, इस प्रकार कभी भी आवेश नहीं होगा। आवेश एक पूर्ण संख्या है। चार्ज इज ए कंप्लीट नंबर, आवेश एक पूर्ण संख्या है। ठीक है? चार्ज इज ए कंप्लीट नंबर। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे ये सब लोगों नोट कर लिया। ठीक है? ई का मान जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19। और चार्ज का आवेशित वस्तु पर आवेश कभी भी न्यूमेरिकल आए या आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप क्या मेंशन करोगे? Q = प्लस माइनस NE। ठीक है ना? जल्दी जल्दी नोट कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, टॉपिक समझ में आ रहा हो तो लाइक करें। और आपको तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में सब लोग जरूर बताएं। नोट कर लिया सभी लोगों ने? तो किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश, चलिए अब ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे ये बोला, फॉर द एग्जाम्पल धातु के दो गोले A और B हों, 2 मेटल स्फीयर्स A एंड B, और A से B में 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हों। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? धातु के कितने गोले हैं? 2 मेटल स्फीयर्स। और A से B में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है बेटा? A से B में 100 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करो N = 100, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही तो होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर हम लोग बात करें A पर आवेश, चार्ज ऑन A, तो लिखेंगे QA = NE।
लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी में गए तो ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, और कमी होने का मतलब चार्ज कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस Ne। तो यहां पर लिखा प्लस, प्लस तो केवल नेचर बताता है। n की जगह क्या रखोगे 100, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर -19, 2 -19 बेटा कितना हुआ, -17। क्लियर। और 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -17, लेकिन नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो यहां पर या तो लिख दो पॉजिटिव, और या तो आगे आप साइन को अप्लाई कर दो, और वहां पर क्या करो, मत लिखो, यहां साइन लगा सकते हो पॉजिटिव। सभी को बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें बी पर आवेश, चार्ज ऑन बी, तो बी पर आवेश की बात करोगे तो QA की जगह QB, QA की जगह QB। अब जितना चार्ज आया था A पर उतना ही चार्ज किस पर, B पर, लेकिन साइन कैसा, निगेटिव। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -17 कूलाम। ठीक, यहां पर बेटा यूनिट भी होगी कूलाम, यहां भी मैंने C लिख दिया, लेकिन नेचर कैसा होगा बोलो इसका, नेगेटिव। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल से पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि चार्ज किस प्रकार डेवलप हुआ, है ना। सभी को समझ में आ गया। किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इस प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आवेश। तो कभी पेपर में केवल फार्मूले से रिलेटेड कुछ आए तो आप क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, n का मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में गए, और E का मान तो आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश वो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। नोट कर लिया बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लें। क्लियर हो गया बच्चों सभी को। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि वैद्युत आवेश क्वांटाइज्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज विल बी क्वांटाइज्ड, और ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल इंटीजर यानी पूर्ण गुणज होगा। और n की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3 डैश डैश, और n को बोला जाता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और E को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और पूरा फार्मूला क्या बना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, एक चार्ज होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सजातीय आवेश, मींस लाइक चार्जेस। ठीक है, लाइक का मतलब क्या हुआ, जो आवेश एक जैसे हो। और दूसरे आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, यानी इनको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। तो दो प्रकार के आवेश हो गए, एक लाइक चार्जेस और एक अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब यह हुआ जो चार्ज एक जैसे नेचर के हो, जिनकी प्रकृति एक जैसी हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सजाती। प्रकृति से मतलब होता है, और जिनकी प्रकृति क्या हो, अलग अलग, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विजातीय आवेश। क्लियर हो गया। तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। तो सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ, जिसका नेचर क्या हो, जैसे प्लस प्लस दोनों चार्ज हो, पढ़ा था ना। आवेश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, धनावेश और ऋण आवेश। तो अगर दोनों आवेश कैसे हैं, धन आवेशित, तो सजाती हैं। दोनों कैसे हैं, ऋण आवेशित, तो भी सजाती हैं। लेकिन एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित, तो ये सजाती कहां हुए, अब तो ये हो गए विजातीय आवेश। क्लियर। तो ये भी प्रॉपर्टीज हमको लर्न होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो ये लाइक चार्जेस हैं। और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनके बीच जो बल लगेगा इसको बोलोगे फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, FR। R का मतलब क्या हुआ, रिपल्सन, अर्थात इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। और अगर कहीं पर चार्जेस कैसे हों बोलो, कहीं पर चार्जेस हों -Q, बिल्कुल बेसिक्स पे अपना ध्यान दो, किसी का बेसिक नहीं कमजोर होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा करो, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप किसी भी विषय की तैयारी करें उसके बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। क्योंकि आधे नंबर में 1/4, 1/2, 1/3 पॉइंट में मेरिट अप एंड डाउन होती है। इसलिए बेसिक्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको टॉपिक क्लियर होगा, और जो माइनर मिस्टेक्स आपसे पेपर में होती हैं वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। क्लियर।
तो ऐसा नहीं कि यार ये तो मुझको आता है, अरे आता तो सबको बहुत कुछ है, क्लियर। लेकिन रिवीजन जब आप करो तो हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह कंसीडर करो, जिससे कभी भी आपके बेसिक्स गलत ना हो, क्लियर बेटा। तो माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, यहां पर भी सजातीय आवेश हैं लाइक चार्जेस, तो इनके बीच भी जो बल लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स, अर्थात इनको भी हम लोग बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। बात सभी को समझ में आ गई। लेकिन अगर चार्ज कैसा है बोलो, अगर चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है बेटा माइनस क्यू, तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां मैंने Fa लिख दिया, यहां पर भी Fa लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होना। आकर्षण बल क्योंकि ये विजातीय आवेश हैं, तो यहां पर लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स अर्थात आकर्षण बल, ठीक है। तो ये बात तो सभी को समझ में आ गई कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश इनके बीच हमेशा क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण बल। और जो विजातीय आवेश होते हैं जिनको अनलाइक चार्ज कहते हो, लाइक और अनलाइक, इनके बीच क्या कार्य करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण बल। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई। तो चार्ज का ये भी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करते जाएं, तैयारी को करते जाएं मन लगा करके। बिल्कुल भी इस समय आपके पास फुर्सत बैठने का वक्त नहीं है, आप रिवीजन जरूर करें। जितने भी शॉर्ट वीडियोस चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं उनके भी नोट्स बनाएं। सभी को शॉर्ट वीडियोस कैसे लगते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक जो क्वेश्चन आपको पर डे दिया जाता है ना, जब एक दिन की बात रख के सोचते हो कि एक क्वेश्चन आया तो लगता है अरे कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन तो है, लेकिन जब 30 दिन वो क्वेश्चन लगातार आते हैं तो 30 क्वेश्चन होते हैं, क्लियर। और आप उनको तैयार करोगे तो पता नहीं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन टकरा जाए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये शॉर्ट वीडियोस के नोट्स बना रहे हो, तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी लग रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नोट कर लिया बच्चों सभी लोगों ने। चलिए, तो यहां पर हम लोगों को पता चल गया चार्ज का अगला नेचर अट्रैक्शन और रिपल्सन। वैद्युत आवेशों में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस अट्रैक्ट एंड रिपेल टू ईच अदर। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्जेस का नेचर किसने बताया, फ्रैंकलिन ने बताया। वैद्युत आवेश के मात्रक भी लास्ट वीडियोस जो मैंने सारे लिखे थे, कूलाम, स्टैट कूलाम, विद्युत चुंबकीय कूलाम, 1 EMU बराबर 10 कूलाम, और आवेश की विमाएं। इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ते जाएं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको जरूर आना चाहिए। और अब हम लोग आ गए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसका नाम है कूलाम्स लॉ अर्थात कूलाम का नियम। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसीलिए बता देता हूं जिससे किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, तो कूलाम ने क्या बताया, जानते हो ना सभी लोग कूलाम ने क्या बताया, कि अगर हमारे पास कोई भी दो बिंदु आवेश हो Q1 Q2 जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, कोई भी दो पॉइंट चार्ज, कोई भी दो बिंदु आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हों, एयर और वैक्यूम, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, आप ऐसे समझो, अर्थात आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी तो बात सभी को पता होगी, जिसको नहीं पता है तो अब वो समझ ले। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 को क्या बोलते हो, यहां पर ध्यान देना है, Q1, Q2 वैद्युत आवेश के परिमाण हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, क्लियर। और R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, आवेशों के बीच की दूरी मींस डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के
परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? तो यहां पर दो चार्ज हैं Q1 Q2। अब चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं। आवेशों के परिमाण का मतलब समझे बेटा? परिमाण का मतलब क्या हुआ? कहीं पर Q1 दिया है -2 माइक्रोकूलाम और Q2 दिया है 4 माइक्रोकूलाम, तो साइन कंसीडर नहीं करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है? आवेश को कभी भी चिन्ह के साथ नहीं लिया जाएगा। गर्मी बहुत है, सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है? और मन लगा करके पढ़ाई करें। तो Q1 की वैल्यू अगर -2 माइक्रोकूलाम है तो माइनस साइन को ध्यान रखना, कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप जब यहां पर भी आप वैल्यू को रखोगे तो प्लस का 2 माइक्रोकूलाम रखोगे। बात समझ में आ गया ना? माइक्रोकूलाम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, ये तो सब लोग जानते हो। -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम और 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है ना? एक माइक्रोकूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं, पिको कूलाम में 10⁻⁻12 होते हैं, नैनो कूलाम में 10⁻⁻9 होते हैं। ये सारी जानकारी आपको पता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? जानते हो सभी लोग। तो चलो आगे बढ़ाएं। तो कूलाम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा। अब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो बेटा यहां कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आता है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या बन गया? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला केवल कब वैलिड है? ये फार्मूला जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो? निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता, परमिटिविटी बोला जाता है बेटा इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब मैग्नेट में जाओगे तो परमेबिलिटी आ जाएगी, उसको म्यू नॉट कहते हो, चुंबकशीलता। क्लियर? पाई तो सब लोग जानते हो, पाई एक कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन नॉट आपको समझना था, तो एप्सिलॉन नॉट मैंने आपको बता दिया। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है निर्वात की वैद्युशीलता, मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो पूरा फार्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो? निर्वात की वैद्युशीलता। सभी को बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो नोट करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, पढ़ाई को मन लगा करके करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार सभी लोग पढ़ते रहें। और जो लोग चुपचाप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहे। ठीक है बेटा? तो एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इस समय लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। बेटा इसका कुछ विशेष कारण है, थोड़ा सा कुछ जरूरी वर्क है शाम को इस समय, इस वजह से थोड़ा 7 से 8 क्लास नहीं ले पा रहे हैं। पूरी तरह थोड़ा सा इस समय स्वस्थ भी नहीं थे 2-3 दिन से, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे दोबारा फिर से, ठीक है? और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, उसका लिंक वीडियो में दिया है, जिन्होंने ना ज्वाइन किया हो। क्लियर? आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और फेसबुक पेज भी कंपटीशन फिजिक्स के नाम से है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है? फॉलो करें उसको। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई कि दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पर Q1 Q2 को किस में लिया जाता है? यहां पर Q1 Q2 को मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण में लिया जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये फार्मूला कब का है? जब दोनों आवेशों के बीच में क्या हो? वायु या निर्वात हो। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे हमारे पास चार्जेस हैं, दिस इज द चार्ज Q1, दिस इज अनदर चार्ज Q2, सेपरेशन R, और यहां पर हम लोगों ने कोई माध्यम ले लिया, जिसको बोलते हो डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मीन्स क्या होता है? परावैद्युत माध्यम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है प्यारे बच्चों?
हिंदी में क्या बोलते हो, परावैद्युत माध्यम। ठीक, जैसे फॉर द एग्जाम्पल आप लोग जानते हो कांच, जल, ठीक, कागज, मोम, ठीक है, आदि, ये सारे क्या होते हैं, परावैद्युत होते हैं। हाँ, ऑयल भी कह सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं, बोलो, परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो अगर दो आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जहां पर डाइलेक्ट्रिक हो, जहां पर परावैद्युत हो, तो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। यहां पर K को बोलते हो माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको ध्यान रखना, के को मत भूल जाना। क्लियर। और यहां से याद रखो जो एप्सिलॉन नॉट के होता है, दिस इज आल्सो वेल नोन एज एप्सिलॉन। ठीक है, तो कूलाम लॉ का एक और फार्मूला बन गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन को क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की वैद्युशीलता। क्लियर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये एप्सिलॉन होता है। तो कूलाम्स लॉ का एक और फार्मूला आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट के को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया है बेटा, एप्सिलॉन। तो पूरा फार्मूला क्या बना, पूरा फार्मूला बना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया। तो दो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जब चार्जेस के बीच में क्या हो, एयर और वैक्यूम, तो केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चार्जेस के बीच में अगर क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई परावैद्युत माध्यम है, तो कूलाम्स लॉ जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत अच्छा नोट कर लिया सभी लोगों ने। के के बारे में हमेशा याद रखा करो, के जो होता है एयर और वैक्यूम के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का मान हमेशा क्या होता है, 1, और के की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती, नेवर विल बी निगेटिव। के का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, के की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। लेकिन वायु और निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1, और जल के लिए अगर बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, के का मान 80 या 81 होता है। इसको तैयार कर लेना, के का मान 80 या 81 होता है, और के को हम लोग बोलते क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अर्थात परावैद्युतांक। ठीक है, और अगर मेटल कभी एग्जाम में पूछी जाए, धातु अर्थात मेटल्स, ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है, तो मेटल्स के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसको भी आप लोग नोट कर लें, के की वैल्यू। धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, जल के लिए के का मान 80 या 81 होता है, वायु या निर्वात के लिए के का मान, वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, वायु और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। क्लियर, इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लें। और जल के लिए के का मान, और जल के लिए के का मान 80 या 81 होता है। लेकिन अगर कोई मेटल है, अगर चार्जेस के बीच में किसी धातु को रख दिया जाए, तो वहां पर के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार याद कर लो, ग्लास यानी कांच, और ग्लास के लिए के का मान लगभग 3.8 से 14.5 के बीच होता है। ग्लास यानी कांच के लिए के का मान 3.8 से 14.5 नियरली, इसको भी आप लोग लर्न कर लें। कांच के लिए के का मान 3.8 से लेकर के 14.5। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बना देता है, और अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर हम लोग उनको नहीं सही कर पाते। इसलिए इन चीजों को आप अच्छी तरह लर्न कर लें। नोट कर लीजिए जल्दी से, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हो, इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
जल्दी जल्दी नोट कर लें, प्यारे प्यारे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है, जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और रिवीजन के लिए वीडियो कैसा है। ठीक है, तो चलो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, आगे भी आपको इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लगातार मिलेंगे। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, हटा दिया जाए। चलो, तो बड़ा कॉमन टॉपिक है, 12th में जैसा भी पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं। अब इन चीजों को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेंगे और आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बात तो हमको समझ में आ गई। क्या बात हमको समझ में आ गई सर? हमको ये बात समझ में आ गई कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, कूलाम फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक बात तो ये समझ में आ गई, आ गई ना सभी को समझ में? ऐसा नहीं तो अकेले मुझे को समझ में आ रही है। क्लियर? और दूसरी बात हमको क्या समझ में आ गई कि इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में फार्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया? तो इन दोनों से क्या रिलेशन मिला? इन दोनों से रिलेशन मिला Fm इज इक्वल टू F अपॉन K, और ये फार्मूला आपके जीवन में बहुत उपयोगिता रखता है, इसलिए आप लोग उसको जरूर तैयार कर लें। Fm इज इक्वल टू F अपॉन K। F क्या है? बोलो सभी लोग, F क्या है? F तब वैद्युत बल है जब आवेशों के बीच परावैद्युत नहीं है। When there is no any dielectric medium is kept between charges, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? F। और Fm क्या है? Fm तब इलेक्ट्रिक फोर्स है जब चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा गया है। जैसे पेपर में आपसे कह दे कि दो आवेशों के बीच एक कांच रख दिया जाता है, दो आवेशों के बीच में जल रख दिया जाता है, दो चार्जेस के बीच में कोई मेटल रख दी जाती है प्यारे बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में Fm इज इक्वल टू F अपॉन K। और ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है कि वैद्युत बल घटता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो रहा है। कब डिक्रीज हो रहा है? जब चार्जेस के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा गया, जब आवेशों के बीच किसी परावैद्युत माध्यम को रखा गया, तो उनके बीच वैद्युत बल का मान घट जाता है। नोट कर लो अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट डाल के, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आवेशों के बीच वैद्युत बल घटता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस डिक्रीजेस। क्लियर बेटा? लर्न कर लेना। इंग्लिश मीडियम वालों सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस in presence of डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा कुछ आपसे पूछा जाए कि दो चार्जेस के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक को रखा है, बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका सही आंसर आप क्या टिक करोगे? वैद्युत बल का मान बढ़ेगा नहीं बेटा, वैद्युत बल का मान घटेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो सारी बातें सभी को समझ में आ रही हैं। और जो फार्मूला भी आप लोगों ने एक पढ़ा था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पर मैंने रिमूव किया था एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहां से कभी भी आपको डाइलेक्ट्रिक निकालना हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी न्यूमेरिकल कभी इस पर आए, ठीक है, कि आपसे वो कह दे कि किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर हमको K की वैल्यू दे दे और एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ दी जाए हमसे, तो हम लोग यहीं से निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? और अगर K की वैल्यू डिफाइन करना हो तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे। क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को क्या बोलते हो? माध्यम की वैद्युशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हो, बोलो, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁴
12 और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा स्क्वायर लगाइए, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, इसको नोट कर लो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब लिख लो निर्वात की वैद्युशीलता। जल्दी से नोट कर लें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात सबको समझ में आ गया। और एप्सिलॉन नॉट की अगर आपको डायमेंशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? MLTA 1342 M-1 L-3 T⁴ A⁴ दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। MLTA 1342 MLTA 1342 M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁴ A⁴ एप्सिलॉन नॉट MLTA 1342 पावर को लर्न कर लें। MLTA 1342 M-1 L-3 T⁴ A⁴ क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी जल्दी नोट कर लें सभी लोग। कई बार डायमेंशंस भी आ जाती हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कूलाम्स ला के। बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है, इसलिए आप अच्छी मेहनत करें, लगातार स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को अच्छी तरह बना करके तैयारी बहुत खूबसूरत करें। तब तो मेरे द्वारा की गई इतनी मेहनत का आउटपुट या फीडबैक समझ में आएगा, अन्यथा तो सब ऐसे ही है। तो बच्चों आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया। कूलाम्स लॉ और चार्ज की प्रॉपर्टीज। आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया लेक्चर 2 में? आवेशों के गुण और कूलाम का नियम, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली। आप इसके नोट्स बना लें। जो लोग साथ साथ नोट्स ना बना पाए हो, वीडियो को पॉज कर लें तब नोट्स बना लें, लेकिन बनाएं जरूर। रेगुलर स्टडी करें। प्रैक्टिस सेट जो लगातार 24-25 तक मैंने करा दिए, आप उनका रिवीजन करें। पर डे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप उनको भी तैयार करें और निरंतरता बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और आप जरूर सिलेक्शन पाएं और अपने जीवन में सफल हो। ठीक है बेटा? तो बस आप इसको तैयार करते रहें, लगातार इसके नोट्स बनाएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ये बहुत जरूरी काम है। ये भी साथ साथ करते रहें, जिससे लगातार यूट्यूब फैमिली हम लोगों की बढ़ती रहे और अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है बच्चों? तो बस आज का वीडियो यहीं तक कवर किया। इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे की ओर ले चलेंगे, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस आपके लिए फिर हम लेकर आते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, तैयारी को मन लगा के करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।